नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि देखिए, ये मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं इसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा किसानों के खुशहाली के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं करूंगा। उनकी बहुत सारी समस्याएं मेरी नज़र में हैं, कैसे उनके खेतों तक पानी पहुंचे, कैसे उनकी सस्ती दरों में उन खाद और बीज मिले, कैसे उन तक बिजली पहुंचे। तो ये सारी समस्याएं हैं। भले ही ये समस्याएं छोटी लगती हों, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है जिसको मैं पूरी तरीके से इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाला है। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि उनके भरोसे के अनुसार कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के कल्याणार्थ जितना बन सकेगा उसको करेंगे और किसान खुशहाल हो सके उसके लिए हर संभव काम करेंगे। अब उनका कई तरह की समस्या है, जिस समस्या को दूर करने का काम बनता है उनके खेत तक पानी जाए। सबसे पहली बात है उचित मूल्य पर उनको खाद प्राप्त हो, बीज प्राप्त हो। ये तमाम समस्या है जो बिल्कुल छोटी समस्या लगती होंगी, बड़ी समस्या है। मैंने देखा है अपने आंखों से, तो मैं सांसद तो लगातार हम रहे हैं ना, कि किसान लोगों को बीज दिलाने के लिए मुझको अधिकारियों को फटकारना पड़ता था, खाद दिलाने के लिए फटकारना पड़ता था, उनके खेत तक पानी। मैं तो रात भर खड़ा होकर के नहर में पानी आए उसके लिए व्यवस्था की। यही नौबतपुर और विक्रम का इलाका है जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ के किसान उसके गवाह हैं, जा सकते हैं। तो हमको बेसिक समस्या जानकारी है और बिना किसी को कहे हुए, चूँकि मैं किसान का बेटा भी हूँ, उसको दूर करने का प्रयास। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। सभी मंत्रियों को उनके विभाग मिल गए हैं। धीरे धीरे सभी मंत्री अपना विभाग संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। श्रेयसी सिंह को नीतीश कैबिनेट में सूचना, प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय दिया गया है। श्रेयसी सिंह ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार संभालते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि एक तरफ खुशी है कि बीजेपी और एनडीए के टॉप लीडरशिप ने उन पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का एहसास भी है कि जिस विभाग का उन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का पसंदीदा विभाग है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। देखिए, खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है, मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं। उन संभावनाओं को धरातल पर उतार कर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं वो उनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों का सहयोग। देखिए, जहाँ एक तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों को एक बैठकर पहली बैठक करनी है, ब्लूप्रिंट बनाना है और उस अनुसार पर काम कर। निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है, खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों के बंटवारे की आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही सभी मंत्री अपने अपने विभाग का कार्यभार संभालने में जुट गए। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग के नवनियुक्त मंत्री दीपक प्रकाश आज अपने दफ्तर पहुंच गए। युवा मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल हुए दीपक प्रकाश पहले ही दिन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। उनके दफ्तर में कदम रखते ही उनके तेवर और काम के प्रति गंभीरता साफ झलक रही थी। दफ्तर पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि वो फॉर्मेलिटी में समय ना गंवाएं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग इन औपचारिकताओं में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ मेरा समय व्यर्थ होता है बल्कि विभाग का कीमती समय भी बर्बाद होता है। हमारा हर एक मिनट जनता के विकास और उनके हित में उपयोग होना चाहिए। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे। एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी आज पटना स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। आज सुबह पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक उत्साह भरा दृश्य देखा गया। सम्राट चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के बाद पहुंचे, हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, उपस्थित कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उन्हें धन्यवाद कहा। उनके पहले बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में मिली है। उनका मुख्य उद्देश्य है बिहार में सुशासन को और मजबूत करना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सुशासन की पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। उनके मार्गदर्शन में ही हम काम करेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बिहार का सुशासन हमेशा अराजकता और जंगल राज को खत्म करने की दिशा में आगे रहा है। अब भी उनका फोकस है कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों के लिए बिहार नहीं है। अपराधियों को बिहार से बाहर जाना होगा। ये बयान राजनीतिक रूप से काफी मायने रखता है। ये पहला मौका है जब गृह विभाग का बड़ा दायित्व बीजेपी के किसी स्वरूप में इस तरह से संभाला गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार गृह मंत्रालय स्वयं नहीं रखा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को पार्टी ने प्रदेश में अपने प्रमुख नेतृत्व चेहरे के रूप में आगे लाया है। उनका राजनीतिक सफर भी चर्चा में रहा है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उनका संबंध है अथवा वे ओबीसी कुशवाहा वर्ग से आते हैं, जिससे बिहार की राजनीति में सामाजिक वित्तीय समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नए पदभार के साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सुशासन, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण जैसे विषय बड़ी संवेदनशीलता रखते हैं। सम्राट चौधरी ने जिन अपराधियों को बिहार से बाहर जाने की चेतावनी दी है, वो सिर्फ वक्तव्य नहीं, ये संकेत है कि आने वाले समय में प्रशासनिक कार्यवाही में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही ये बीजेपी के राज्य में अपने नेतृत्व को और स्पष्ट रूप देने की राजनीतिक का हिस्सा भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा अरे यार उठा दिए भैया, उसको नीचे करवाइए ना। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि रत्न भंडार की सूची बनाने की प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाएगी और ये काम अगली अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 तक खत्म होगा। वहीं इस पर राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार मामले में देरी और टालमटोल की राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी ने जवाब दिया कि बीजेपी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 24 साल की अपनी सरकार में उन्होंने कभी रत्न भंडार खोला ही नहीं। प्रवक्ता अनिल विस्वाल ने कहा, बीजेपी सरकार 24 साल तक रत्न भंडार नहीं खोल पाई, जबकि जनता और गजपति महाराज खुद इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। भाजपा ने सत्ता में आते ही 13 महीने में इसे खोलकर मरम्मत करा दी। उन्होंने यह भी कहा कि 2025 के नवकलेवर उत्सव में बीजेपी सरकार ने भारी गड़बड़ की थी। प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा, भाजपा ने चुनावों के दौरान रत्न भंडार को लेकर झूठ फैलाया और वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद गहनों की गिनती तुरंत शुरू होगी। अब वे इसे टाल रहे हैं और अस्पष्ट बयान देकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने मंदिर के दर्शन और परिक्रमा परियोजना में भी अव्यवस्था का आरोप लगाया। विजन ने कहा, ऐसी टनल हटाने से भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मंदिर में अक्सर भीड़ भाड़ व अव्यवस्था रहती है। रत्न भंडार 14 जुलाई 2024 को 46 साल बाद खोला गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने लगभग 1 साल तक इसकी मरम्मत की। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन समिति में 18 सदस्यों का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 10 सदस्यों की ही नियुक्ति की है, जो असंवेदनशीलता को दिखाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।